नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बात बिहार की और सबसे पहले बिहार दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बात शुरू करते हैं कि एक दिन के विश्राम के बाद कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा फिर से शुरू हो गई है और इसकी शुरुआत आज मुजफ्फरपुर से हुई। और मुजफ्फरपुर में जैसे ही वो शहर के भीतर प्रवेश किए, बड़ी तादाद में आम जन उनकी इस यात्रा के सहभागी बन गए। उसमें युवा भी थे, महिलाएं भी थी, आम आदमी भी था। और ये कारवां जिस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उस के साथ जनता का हुजूम भी बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। आज कड़कड़ाती धूप में कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक महिला ऑटो ड्राइवर को लेकर के आए और ऑटो चालकों की समस्याओं को सामने रखा। बताया कि किस तरह से वहां ऑटो चालकों को रोजाना किस तरह से तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं और खास तौर पर अगर कोई महिला है ड्राइवर तो उसे उसकी समस्या कुछ और ही बढ़ जाती है। न तो कहीं पार्किंग की जगह है, न ही उनके लिए कहीं कोई शौचालय है। ऐसे में ये खास तौर पर महिलाएं क्या करें। सुविधा नाम की चीज नहीं है, लेकिन कदम कदम पर इन चालकों से वसूली जरूर होती है। हालांकि ये वसूली केवल बिहार में ही नहीं होती है, हर जगह होती है। कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार में तो होती ही है। बाकी जगहों का विशेष कुछ होता हो या न होता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में तो ये पक्का है। आप वैधानिक रूप से गाड़ी चला रहे हैं, उसके बावजूद कोई न कोई नुस्ख निकाल करके, अब नुस्ख निकालने का सबसे बड़ा सवाल है कि जब आपके पास कोई पार्किंग होगी ही नहीं तो ऑटो चालक भी कहीं का कहीं अपनी गाड़ी को खड़ा करेगा, तो उसके ऊपर चालान काट दिया जाएगा या चालान काटने की धमकी दी जाएगी और उसके नाम पर वसूली हो जाएगी। ये कानून का राज है? क्या यही सुशासन है? हालांकि कन्हैया कुमार बार बार आम आदमी से जुड़े सवालों को भी उठा रहे हैं। उनका मुद्दा वो बार बार खुद कह रहे हैं कि ये मुद्दा, ये जो यात्रा है वो युवाओं के लिए है, छात्रों के लिए है, मजदूरों के लिए है। वो छात्र जिनके लिए शिक्षा भी आज प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के हायर एजुकेशन तक दूर की कौड़ी दिखाई दे रही है। शिक्षण संस्थान निजी हाथों में जाने से शिक्षा महंगी हुई और बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जहां बस कहने को विद्यालय हैं, शिक्षण संस्थान हैं, लेकिन शिक्षक ही नहीं है, पढ़ाने वाला ही नहीं है। ऐसी शिक्षा की बात, ऐसे शिक्षण संस्थानों की बात वहां हो रही है जिस बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी भी है, जो दुनिया में नंबर 1 विश्वविद्यालय, वहां शिक्षा की ये दुर्गति है। वो बिहार जहां महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई, लुम्बनी से होते हुए जब गया पहुंचे तो वहीं पर उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई।
ऐसी ज्ञान का भंडार, ऐसा ज्ञान का भंडार और कहां मिलेगा, ऐसी समृद्धि कहां मिलेगी। लेकिन आप इतिहास की बात करते हैं, अतीत की बात करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जिनकी की आज हुकूमत चल रही है बिहार में। वो ये लोग बच्चियों को एक नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहां जाएं पढ़ने? पढ़ने के लिए कोई उचित स्थान भी तो होना चाहिए। लिहाजा बच्चे हों, बच्चियां हों, शिक्षा के लिए उन्हें अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे बनारस आते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संबद्ध सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़ते हैं। क्यों? सेंट्रल हिंदू स्कूल भरा पड़ा रहता है बिहार के बच्चे बच्चियों से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो या संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हो, हर जगह बिहारी छात्रों की बहुतायत देखने को मिलती है। ऐसा क्यों है? किसके चलते हैं? और बात अगर करें हम पलायन की, तो रोजगार नाम की कोई चीज है नहीं। लिहाजा उन्हें काम करने के लिए, काम खोजने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। देश के कोने कोने में, जिस तरह से ये कहा जाता है कि दुनिया के हर कोने में कहीं भी जाइए आपको भारतीय मिल जाएंगे, वैसे इस देश के कोने में कहीं भी चले जाइए बिहार के युवा युवतियां मिल जाएंगे मजदूरी करते हुए। ऐसा क्यों? उन्होंने क्या गलत किया है? वो क्यों शापित है? इसका जवाब न सुशासन बाबू के पास है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के पास है। मीडिया से बात करते समय मीडिया हमेशा उनसे उनकी इस यात्रा को जोड़ रही है कि बिहार में अभी कुछ 6-7 महीने के बाद चुनाव होने हैं, तो क्या ये यात्रा उस चुनाव के तहत है? और कन्हैया कुमार बार बार ये कहते हैं कि ये देश यात्राओं का देश है, ये केवल चुनाव के लिए नहीं है और चुनाव से इसका कोई सरोकार नहीं है। ये बिहार की जनता के लिए है, बिहार के आवाम के लिए है, बिहार के युवाओं के लिए है, बिहार के बच्चा बच्चियों के लिए है, महिला पुरुष के लिए है। बात शिक्षा की हुई, स्वास्थ्य की बात कर लें। स्वास्थ्य के नाम पर भी अस्पतालों की बिल्डिंगें खड़ी हैं, चिकित्सक नहीं है, चिकित्सा सुविधाएं नहीं है। लिहाजा उन्हें छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी देश के इतर राज्यों में जाना पड़ता है। फिर मैं अगर कहूं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का सरसंदल अस्पताल बिहार, झारखंड वहीं के लोगों से पटा पड़ा रहता है। इसमें ज्यादातर बिहार के लोग रहते हैं। कोई सासाराम से आया है, कोई भभुआ से आया है, यहां तक कि पटना से भी लोग आते हैं। क्यों? ये तो विकसित होने वाला राष्ट्र है जो कि 20-22 साल के भीतर दुनिया की महाशक्ति बन जाएगा। ये है महाशक्ति, ये है विकसित राष्ट्र की परिभाषा। इन सब मुद्दों को उठा करके कन्हैया कुमार धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं
और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उनका कारवां भी बढ़ता चला जा रहा है। वो एक कुशल राजनीतिक की तरह उन्होंने अभी तक मीडिया के तमाम कोशिशों के बावजूद किसी तरह की कोई राजनीति की बात छिड़ी ही नहीं है। वो मजदूरों की बात कर रहे हैं, श्रमिकों की बात कर रहे हैं, तो यहां तक कह देते हैं कि इसे एक हब बना दिया गया है श्रमिकों का, और यहां से एक ट्रेन चला दी गई है श्रमजीवी। इसमें कोई गलत तो नहीं है। और तमाम विरोधाभासों के कांग्रेस के लीडर भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। जो लोग चाहे जो वजह हो पार्टी में हैं तो जुड़ना है, तो वो भी जुड़ते चले जा रहे हैं। या मेरा इशारा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उनकी मजबूरी है कि उनके साथ जुड़े। लेकिन आज की तारीख में बिहार वास्तव में दुर्दशाग्रस्त है। इस दुर्दशा की वजह क्या है? कहा तो ये जाता रहा है कि वहां तो सुशासन है, क्योंकि सुशासन बाबू है। और सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार जो लोहिया जी के, जयप्रकाश जी के, कर्पूरी ठाकुर के शिष्यों में से एक है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने क्या इन सब चीजों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? क्या वास्तव में धीरे धीरे करके अब उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया है कि वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के काबिल नहीं रह गए हैं? अभी हाल ही में एक खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन के मौके पर जब वो पहुंचे थे, वहां राष्ट्रगान के समय क्या कुछ उन्होंने किया। कभी वो प्रमुख सचिव को खोद करके कुछ दिखाने की कोशिश करते हो या कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रगान चल रहा है। प्रमुख सचिव दीपक कुमार अगर उन्हें इशारे से कुछ समझाने की कोशिश भी करते हैं तो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। फिर वो सामने की ओर मुखातिब होकर के अब जो लोग भी हों उनको प्रणाम करते हैं। राष्ट्रगान चल रहा है। मीडिया जगत में इसे लेकर के बहुत चर्चा है। राजद नेता तेजस्वी कुमार ने इस पर बाकायदे एक दिन धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया। उनसे कहा कि वो सार्वजनिक रूप से राष्ट्र से माफी मांगे। कोई जवाब नहीं। न तो नीतीश कुमार की तरफ से कोई जवाब आता है, न ही उनकी सहयोगी पार्टी की तरफ से, जबकि यही वो सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उड़ीसा में इन्होंने क्या किया? नवीन पटनायक के साथ एक सार्वजनिक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अस्वस्थ करार दिया और कहा कि यहां तक कह डाला कि इसके पीछे कुछ साजिश तो नहीं। आज वो भी शांत हैं। किस लिए शांत हैं? इसलिए शांत हैं कि पूरी बीजेपी, उसमें चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या कोई भी हो, या बिहार का कोई बड़ा नेता हो बीजेपी का,
वो ये जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के कोई बात आ गई पब्लिक के बीच में सार्वजनिक तौर पर कि वो अस्वस्थ हैं, शासन चलाने के काबिल नहीं हैं, तो आने वाले चुनाव में वो कैसे इस एनडीए का चेहरा बन सकते हैं। और अगर वो एनडीए का चेहरा नहीं बन पाते हैं तो बीजेपी का क्या होगा। यानी सत्ता पर काबिज होने के लिए एक स्वस्थ मुख्यमंत्री को आप अस्वस्थ करार देते हैं सार्वजनिक रूप से, और उसके पीछे साजिश करार देते हैं। और जो वास्तव में दिखाई दे रहा है, आम जनता भी जिस बात को समझने लगी है, वहां वो चुप्पी साध लेते हैं। क्यों? कभी वो इसलिए कि वो कभी प्रधानमंत्री के ही पांव छूने के लिए खड़े हुए, इसलिए कि विधानसभा में वो जाने क्या क्या कुछ बोल जाते हैं महिलाओं को लेकर के, कभी मोबाइल फोन को लेकर के। यानी पूरी तरह से कहा जाए कि वो सेल्फ कंट्रोल उनके अंदर कहीं दिखाई ही नहीं देता है। जबकि वास्तव में नीतीश कुमार आज जो दिख रहे हैं वो नीतीश कुमार का असली चेहरा है नहीं। निश्चित तौर पर इसकी बाकायदे जांच करानी चाहिए। अगर जांच हो चुकी है तो उसे सार्वजनिक कराना चाहिए, और अब उन्हें बाकायदे राजनीति से संन्यास भी ले लेना चाहिए। नई पीढ़ी, नए लोग आए, लेकिन ऐसा बीजेपी करने नहीं देगी, क्योंकि नीतीश कुमार माइनस एनडीए बिहार में आज भी सब कुछ के बावजूद नीतीश कुमार नाम का जो चेहरा है उसे अपने साथ लिए बगैर कोई भी दल सत्ता तक नहीं पहुंच सकता। इस बात को बीजेपी अच्छी तरह से जानती है, इस बात को लालू यादव भी जानते हैं। ऐसे में आज की तारीख में बिहार की स्थिति, राजनीतिक स्थिति बहुत पेचीदा हो गई है। क्या करेगी एनडीए, क्या करेगी बीजेपी, क्या करेगी जनता दल यूनाइटेड। अब तो कोशिश हालांकि शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को इसी चुनाव के दौरान प्रोजेक्ट कर दिया जाए। क्या निशांत कुमार नीतीश कुमार की जगह ले सकते हैं? अभी तक राजनीति में वो जाना माना चेहरा नहीं है। वो तेजस्वी कुमार नहीं है, तेजस्वी यादव नहीं है, वो प्रशांत किशोर भी नहीं है, वो चिराग पासवान भी नहीं है, वो कन्हैया कुमार भी नहीं है। इन सब दृष्टि से देखने के बाद राहुल गांधी की रणनीति को मानना पड़ेगा। सब कुछ ठोक बजाकर सोच समझकर उन्होंने बिहार की राजनीति को एक नई शक्ल दी। कांग्रेस को फिर से पांव जमाने, अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने, खोया हुआ वोट बैंक दलित, मुस्लिम, सवर्ण, और इन तीनों का कितना बढ़िया उन्होंने समीकरण बनाया है। विधानसभा में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता, मुस्लिम, प्रदेश अध्यक्ष दलित, और चुनाव से ठीक पहले
जो माहौल बनाने का, एक टेम्पो खड़ा करने का की जिम्मेदारी जो दी गई, वो सवर्ण भूमिहार अब अपने सभी पुराने परंपरागत वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश है। और जिस तरह से यह कारवां बढ़ रहा है, जनसमूह बढ़ रहा है, उससे लगता तो यही है कि आने वाले दिनों में ये विकराल रूप धारण करेगा। पटना में ऐतिहासिक रैली हो सकती है इसके समापन पर अगले महीने। इस बीच जैसी कि चर्चा है, मैंने भी आपको बताया था कि अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट इस यात्रा में शामिल होते हैं तो इस यात्रा को और बल मिलेगा और निश्चित तौर पर कन्हैया की ये यात्रा सफल जरूर होगी। और पीछे से पप्पू यादव भी हैं। एक बात तो तय है कि राजद और कांग्रेस, मैंने जो कल कहा था पिछले वीडियो में कि अगर इन दोनों के बीच इस यात्रा को लेकर के, कांग्रेस की नई रणनीति, सियासी रणनीति को लेकर के आपस में अगर समझदारी हो गई, दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया, तो इस बार का चुनाव भी मजेदार हो जाएगा। ये महागठबंधन कुछ भी गुल खिलाने के लिए तैयार हो जाएगा। सब तब तक इंतजार करें। अभी तो यात्रा है और यात्रा में क्या कुछ होने वाला है, आगे आगे देखते चलिए। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।